भारत के शिल्पी लौह पुरुष सरदार पटेल की 147वीं जयंती की, जो कि आज है। एकता दिवस के रूप में आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर पुष्पांजलि अर्पित की और एकता दिवस पर परेड की सलामी लेकर राष्ट्रीय एकता की शपथ भी वहां मौजूद सभी लोगों को उन्होंने दिलाई। पीएम मोदी ने कहा कि अपने कर्तव्यों को पूरा करते हुए देश की अखंडता और एकता के लिए हमारा हर प्रयास सरदार पटेल जी को सच्ची श्रद्धांजलि होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि सरदार पटेल ने देश को एकजुट करने के लिए असंभव कार्यों को भी पूरा किया। पुराने संसद भवन में ही होगा शीतकालीन सत्र, क्योंकि नए भवन का निर्माण कुछ कार्य निर्धारित समय सीमा से आगे बढ़ सकता है। लेकिन संसद का नया भवन जिसका निर्माण किया जा रहा है, लेकिन शीतकालीन सत्र को लेकर लग रहा था कि तब तक शायद निर्माण पूरा हो जाएगा और जो शीतकालीन सत्र है संसद का वो वहां पर हो पाए। लेकिन फिलहाल जो जानकारी है उसके अकॉर्डिंग नए भवन का कुछ निर्माण कार्य निर्धारित समय सीमा से आगे बढ़ सकता है। सरकार ने शीतकालीन सत्र से पहले पूरा करने का लक्ष्य रखा था, लेकिन किसी कारणवश ये आगे बढ़ा है। आमतौर पर नवंबर के तीसरे सप्ताह से शीतकालीन सत्र संसद का शुरू हो जाता है। लगभग नए संसद भवन की इमारत का कार्य तो पूरा हो गया है, लेकिन बात यहाँ हम सिविल कार्य की कर रहे हैं। फिनिशिंग टच, इलेक्ट्रॉनिक समेत अन्य कामों में अभी कुछ और समय लगेगा। अभी भवन के निर्माण के साथ फर्नीचर, कालीन, दीवार पर भित्ति चित्र और अन्य चीजें बनाने का काम चल रहा है। एक बार फिर से नितिन गडकरी ने मन की बात कही। मुंबई में कार्यक्रम में कहा, दिल्ली का नहीं मुंबई का पानी अच्छा है। यानी गडकरी ने एक मुहावरे के जरिए दिल्ली मुंबई में फर्क बताया। इससे पहले गडकरी ने कहा था कि मन करता है कि राजनीति से संन्यास ले लूं। शायद बीजेपी संसदीय बोर्ड में जगह नहीं मिलने से आत्मसम्मान को उनकी ठेस पहुंची और इसी वजह से कई मौकों पर उन्होंने ऐसी बातें भी कही है जिसके मतलब कहीं निकाले गए हैं। अर्थ यही है कि दिल्ली की सियासत वो कर रहे हैं, लेकिन उनका मन मुंबई में बसता है और ये बात उन्होंने फिर से दोहराई। दिल्ली में दूर से देखने पर जो लोग बड़े दिखाई देते हैं वो बहुत छोटे हैं। अब गडकरी के बयानों के सियासी हलकों में कई मायने भी निकाले जा रहे हैं, क्योंकि पहली दफा नहीं हुआ, उससे पहले भी तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि नई टीम में कहीं ना कहीं साथ नहीं मिलने की वजह से उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा है और यही शब्दों के जरिए अलग अलग मौकों पर सामने आता है। ममता बनर्जी का लोकतंत्र के बहाने केंद्र सरकार पर निशाना। उन्होंने कहा कि एक वर्ग के पास सिमट रहे हैं लोकतांत्रिक अधिकार। देश में राष्ट्रपति शासन ये लोग चाहते हैं। वेस्ट बंगाल नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ जुडिशियल साइंस NUJS के दीक्षांत समारोह को संबोधित ममता बनर्जी कर रही थी। इस दौरान मंच पर मौजूद थे CJI और NUJS के कुलपति UU ललित भी। बनर्जी के द्वारा जब संदेश दिया जा रहा था तो देश का संघीय स्वरूप बनाए रखने की उन्होंने अपील भी की, लेकिन संदेश दिए जाने के बाद में जो अपील उन्होंने की, इस दौरान कई लोग वहां पर मौजूद भी थे। सवाल ये कि जहां से अपील जो की गई है उसके क्या कोई सियासी मायने और यहाँ से जो बातें कही गई है उसका क्या सियासी मैसेज रहा होगा। तो शिंदे गुट के सभी 41 विधायकों और 10 सांसदों को Y+ सुरक्षा हाल ही में कम की गई है। महाविकास आघाड़ी नेताओं की सुरक्षा, क्योंकि इसके बाद देखिए शिंदे गुट के सभी विधायकों सांसदों को Y+ श्रेणी की सुरक्षा दी गई थी। एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, राज्यपाल कोश्यारी को Z+ सुरक्षा। मनसे प्रमुख राज ठाकरे की Y+ सुरक्षा में कोई बदलाव नहीं किया गया। इसके अलावा अंबानी परिवार को Z+ सिक्योरिटी मिली हुई है। अभिनेता सलमान खान को Y+ सुरक्षा मिली हुई है। तो शरद पवार की तबीयत नासाज है। मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में एनसीपी प्रमुख शरद पवार भर्ती करवाए गए और अगले 3 दिनों तक अंडर ऑब्जर्वेशन उन्हें रखा जाएगा। डॉक्टरों की निगरानी में उन्हें रखा जाएगा। पार्टी से जुड़े हुए सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही थी कि अगले 2 से 3 दिन के बाद भी अस्पताल से डिस्चार्ज किया जा सकता है और अगले सप्ताह राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में भी एनसीपी प्रमुख शरद पवार शामिल होने वाले हैं। तबीयत की अपडेट लगातार उनके जो समर्थक हैं उन तक पहुंचाई जा रही है टीम के द्वारा, पार्टी के द्वारा, और महाराष्ट्र पहुंचने वाली भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने की संभावना है। बहरहाल जो तबीयत है उसको लेकर के डॉक्टर्स लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। 2 से 3 दिनों तक अंडर ऑब्जर्वेशन वो मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में रहेंगे। चलिए अब एक सवाल, क्या केजरीवाल लगाएंगे गोपाल इटालिया पर दांव? पंजाब की तर्ज पर गुजरात में भी राय जानने का काम शुरू हो गया है और प्रदेश पार्टी के प्रदेश संयोजक गोपाल इटालिया
सीएम पद के दावेदार हो सकते हैं। ऐसी जानकारी और ऐसी सुगबुगाहट अभी सियासी महकमे में चल रही है। फोन कॉल और एसएमएस के जरिए सर्वेक्षण भी शुरू हो गए हैं, ये भी जानकारी, क्योंकि केजरीवाल 5 नवंबर को सीएम पद के दावेदार के नाम का ऐलान करेंगे। उन्होंने हर चीज से पहले देखिए सोशल मीडिया का सहारा जब लिया तो एक कौतूहल जनता के बीच में क्रिएट करने के लिए उन्होंने ये तारीख भी बता दी है कि 5 नवंबर को सीएम पद के दावेदार के नाम का ऐलान वो करने वाले हैं। राज्य के सबसे प्रभावशाली पटेल समुदाय से आते हैं गोपाल इटालिया और भाजपा नेतृत्व पर उल्टी सीधी बातें करके मीडिया में अक्सर चर्चा में भी रही है। साथ ही केजरीवाल और प्रभारी राघव चड्ढा की भी पहली पसंद इटालिया भी है। अब देखना यह है कि 5 नवंबर को अगर उनके नाम का ऐलान होता है तो फिर कितना फायदा उनके नाम और उनके चेहरे पर आम आदमी पार्टी इन चुनावों में ले पाएगी। विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग का इंटरनल असेसमेंट, गुजरात में 31% से ज्यादा मतदान केंद्र संवेदनशील पाए गए और करीब 100 पोलिंग बूथों को अति संवेदनशील आयोग मानता है। 182 विधानसभा क्षेत्रों में 51,700 से ज्यादा मतदान केंद्र बनेंगे और इसमें संवेदनशील माने जा रहे हैं 16,207 मतदान केंद्र। हिमाचल प्रदेश की जब हम बात करते हैं तो 7,884 मतदान केंद्रों में से 902 मात्र अति संवेदनशील बूथ हैं। सरकार ने छपवाए हैं 1-1 करोड़ रुपए के 10,000 चुनावी बॉन्ड, क्योंकि 2 आरटीआई आवेदनों के जवाब में एसबीआई ने इसका खुलासा किया है। 1 अगस्त से 29 अक्टूबर के दौरान चुनावी बॉन्ड छापे गए। 1 से 10 अक्टूबर के दौरान चुनावी बॉन्ड की ताजा खेप पहुंच रही है। हिमाचल प्रदेश और गुजरात चुनाव से पहले जारी हुए चुनावी बॉन्ड, नासिक की सिक्योरिटी प्रेस ने छापे 11,400 करोड़ के चुनावी बॉन्ड। अलग अलग कीमतों के 11,400 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड है, उसकी जानकारी अभी हाल ही में सामने। एक और सवाल, क्या पराली पर अब आम आदमी पार्टी का बदल गया ज्ञान? क्योंकि जब पंजाब में आपकी सरकार नहीं थी तो कई सुझाव दिए थे, कई सजेशंस दिए थे। आप सुप्रीमो केजरीवाल ने पराली को लेकर कई समाधान बताए थे। प्रदूषण रोकथाम के लिए केजरीवाल ने बायोकेमिकल का सुझाव दिया था। पराली जलाने को रोकने के लिए किसानों की मदद देकर समाधान की बातें कही थी। लेकिन अब दोनों जगह आपकी सरकारों के बावजूद पराली जलाने का सिलसिला बढ़ रहा है। पराली को लेकर दिए गए केजरीवाल के सारे समाधान अब पता नहीं कहां चले गए हैं और पंजाब में ये समस्या लगातार बनी हुई है।